नमस्कार। आज हम इतिहास के पन्नों में दिल्ली सल्तनत के दौर को टटोल रहे हैं। मतलब 1206 से 1526 ईस्वी तक का समय। जी। हमारे पास इतिहास की किताबों के कुछ अंश हैं जिनमें इस दौरान के 5 खास वंशों और उनके शासकों की बातें हैं। हाँ, तो कोशिश यही रहेगी कि इन करीब 325 सालों की कहानी, उनकी नीतियाँ, सल्तनत का बनना, बिगड़ना, इसे आसान शब्दों में समझें। बिल्कुल। तो कहानी शुरू होती है गुलाम वंश से, जी। या मामलूक वंश भी कहते हैं इसे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को कह सकते हैं एक नया पावर सेंटर बनाया। हालांकि उसने सुल्तान की उपाधि कभी ली नहीं है ना। पर वो लाख बख्श कहलाता था अपनी दरिया दिली के लिए। हाँ, और कुतुब मीनार की नींव भी उसी ने रखी। और वो मशहूर किस्सा चौगान खेलते हुए मौत। पोलो। खैर, ऐबक के बाद कौन आया? आराम शाह कुछ समय रहा शायद। हाँ, कुछ वक्त के लिए, लेकिन फिर सत्ता आई इल्तुमिश के हाथ में। और कई इतिहासकार मानते हैं कि दिल्ली सल्तनत का असली संस्थापक वही था। अच्छा, ऐसा क्यों? मतलब ऐबक ने तो शुरुआत कर दी थी। देखिए, इल्तुतमिश ने कई बड़े और ठोस कदम उठाए। एक तो उसने राजधानी लाहौर से दिल्ली बदली, ये बड़ा फैसला था। हाँ, रणनीतिक तौर पर अहम रहा होगा। बिल्कुल। फिर उस समय मंगोलों के हमलों का डर शुरू हो गया था, उसे टाला। अंदरूनी विद्रोह भी दबाए, और वो कुतुब मीनार, जो ऐबक ने शुरू किया था। हाँ, उसे पूरा इल्तुतमिश ने करवाया। और अपनी मुद्रा चलाई, चांदी का टका और तांबे का जीतल, ये बहुत जरूरी था। और वो इक्ता प्रणाली भी उसी ने शुरू की थी। शुरू तो शायद पहले हुई थी, पर इल्तुतमिश ने उसे ठीक से ऑर्गेनाइज किया, व्यवस्थित किया। मतलब अधिकारियों को तनख्वाह के बदले जमीन से राजस्व वसूलने का अधिकार देना। प्रशासन का एक तरीका। जी। इल्तुतमिश के बाद एक बहुत ही अनोखी बात हुई। उसकी बेटी रजिया सुल्तान बनी, 1236 से 1240 तक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली अकेली महिला शासक। पर उनका दौर तो काफी छोटा रहा। हाँ, क्योंकि जो तुर्क अमीर थे, सरदार थे, उन्हें एक महिला का शासन करना पसंद नहीं आया। काफी विरोध हुआ और उनका शासनकाल टिक नहीं पाया। उस जमाने में ये बहुत मुश्किल रहा होगा। खैर, रजिया के बाद फिर कौन मजबूत शासक आया? गियासुद्दीन बलबन का नाम आता है। काफी सख्त सुना है। ओहो, बहुत सख्त। बलबन 1265 से 1286 का पूरा जोर सुल्तान की इज्जत और ताकत बढ़ाने पर था। उसने वो चालीसा दल, हाँ, वो 40 तुर्क सरदारों का गुट। बिल्कुल उसे खत्म किया, क्योंकि वो सुल्तान के लिए ही खतरा बन गए थे। खुद को जिल-ए-इलाही यानी ईश्वर की छाया कहा। वाह। और दरबार में ईरानी रस्में शुरू की, सिजदा और पैबौस, घुटनों पर झुकना, सुल्तान के पैर चूमना, ये सब रुतबा बढ़ाने के लिए। मतलब पूरी तरह सेंट्रलाइज पावर। हाँ, एक बढ़िया जासूसी सिस्टम बनाया, बरीद-ए-मुमालिक, और विद्रोह दबाने के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। मतलब बहुत क्रूरता से। समझ गया। मंगोलों से बचाव के लिए भी कुछ किया? हाँ, सरहदों की सुरक्षा पर ध्यान दिया। बलबन ने सल्तनत को संभाला तो, पर उसके बाद मामलूक वंश कमजोर हो गया और फिर आए खिलजी। खिलजी वंश 1290 से 1320 जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया, पर असली धूम तो अलाउद्दीन खिलजी ने मचाई। यहाँ से कहानी तेज हो जाती है लगता है। हाँ, अलाउद्दीन 1296 से 1316 बहुत एम्बिशियस था और कामयाब भी रहा। उसने सल्तनत को खूब फैलाया, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और दक्षिण भारत भी। मलिक काफूर का नाम सुना है? हाँ, मलिक काफूर के नेतृत्व में सेना भेजी, देवगिरी तक जीत हासिल की। लेकिन अलाउद्दीन सबसे ज्यादा जाना जाता है अपनी बाजार नियंत्रण नीति के लिए। हाँ, वो कीमतों को कंट्रोल करने वाली पॉलिसी। उसका मकसद क्या था और ये काम कैसे करता था? देखिए, मुख्य मकसद था कम पैसे में एक बड़ी और स्थायी सेना रखना। तो उसने क्या किया? जरूरी चीजों के दाम तय कर दिए, अनाज, कपड़ा, घोड़े, गुलाम, सबके फिक्स रेट। बिल्कुल। और इसे लागू करने के लिए कड़े अफसर नियुक्त किए, दीवाने रियासत, शहनाई मंडी, कोई गड़बड़ी न कर सके। महंगाई काबू में रही। और सेना के लिए वो दाग और चेहरा? अच्छे घोड़े बदले ना जा सके जी। और सैनिकों का हुलिया लिखना ताकि नकली सैनिक न भर्ती हो, ये भी बड़े सुधार थे। जबरदस्त। जमीन के लगान का क्या किया उसने? उसने जमीन नपवाई और उपज का करीब करीब आधा हिस्सा लगान तय कर दिया। ये काफी ज्यादा था। दिल्ली का खूबसूरत अलाई दरवाजा भी उसी ने बनवाया है। अच्छा। खिलजियों के बाद फिर तुगलक वंश आया, 1320 से 1414। जी। गयासुद्दीन तुगलक संस्थापक। जी, जिसने तुगलकाबाद शहर बसाया। लेकिन तुगलकों में सबसे ज्यादा चर्चा तो मोहम्मद बिन तुगलक की होती है, उसकी वो अजीब अजीब योजनाएं। बिल्कुल। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 जी।
पढ़ा लिखा तो बहुत था, पर उसकी योजनाएं अक्सर उल्टी पड़ गई। जी। जैसे राजधानी दिल्ली से देवगिरी ले जाना, नाम रखा दौलताबाद। हाँ, वो तो फ्लॉप हो गया था शायद। हाँ, मतलब आइडिया बुरा नहीं था, पर उसे लागू करने में बड़ी गड़बड़ हुई, लोगों को बहुत परेशानी हुई। जी। फिर वो सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी। तांबे के सिक्के चला दिए चांदी के बराबर। हाँ, लेकिन लोगों ने घर में ही नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। वो योजना भी फेल। खुरासान और कराचिल के सैनिक अभियान भी महंगे और नाकाम रहे। तो मतलब सोचता तो बड़ा था। पर कामयाब नहीं हो पाया। हालांकि उसने खेती के सुधार के लिए दीवाने को ही विभाग बनाया था, और वो मशहूर यात्री इब्न बतूता वो इसी के टाइम में आया था। अच्छा, उसके बाद फिरोज शाह तुगलक, उसने क्या किया? फिरोज शाह तुगलक 1351-1388 ने थोड़ा अलग रास्ता लिया। उसने लड़ाई झगड़े से ज्यादा निर्माण और भलाई के कामों पर ध्यान दिया। नहरें खुदवाईं, शहर बसाए जैसे फिरोजाबाद, जौनपुर। हाँ, सुना है उसने काफी काम करवाए थे। जी, खैराती अस्पताल खुलवाए, दारुल शफा, गरीबों के लिए विभाग दीवाने खैरात, गुलामों के लिए भी एक विभाग था दीवाने बंदगान। लेकिन उसने कुछ ऐसा भी किया जो विवादित था, जजिया वगैरह। हाँ, उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, जो पहले नहीं लगता था। और उसके समय में अमीरों और उलमाओं, मतलब धार्मिक नेताओं का दखल शासन में बढ़ गया था। अच्छा, तुगलकों के बाद तो लगता है सल्तनत ढलान पर आ गई। सैयद और लोधी वंश उतने पावरफुल नहीं लगते। सही कहा। तुगलकों के बाद ताकत कम होती गई। सैयद वंश 1414 से 1451 आया, खिज्र खान ने शुरू किया। फिर लोधी वंश 1451 से 1526, जो भारत में पहला अफगान वंश था। ये बात अहम है। पहला अफगान वंश? हाँ, बहलोल लोधी संस्थापक था। जी। उसके बेटे सिकंदर लोधी ने कुछ काम किए, जैसे आगरा शहर बसाया और जमीन नापने का पैमाना गजे सिकंदरी चलाया। और फिर आखिरी सुल्तान इब्राहिम लोधी। हाँ, इब्राहिम लोधी 1517-1526। वो अपने ही अफगान सरदारों में अनपॉपुलर हो गया। इसी अंदरूनी फूट का फायदा बाबर ने उठाया। और 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई। बिल्कुल, बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया, दिल्ली सल्तनत खत्म हुई और भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अगर संक्षेप में देखें तो इस पूरे सल्तनत काल में इक्ता सिस्टम, अलग अलग सरकारी विभाग, टैक्स सिस्टम और हाँ, वास्तुकला में इंडो इस्लामिक स्टाइल का विकास हुआ। तो ये थी दिल्ली सल्तनत की करीब 325 साल की कहानी। 5 वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी, कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होकर इब्राहिम लोधी पर खत्म। जी, हमने देखा कैसे शासकों ने साम्राज्य फैलाया, अलाउद्दीन जैसे शासकों ने बाजार नियंत्रण जैसे नए प्रशासनिक प्रयोग किए, तो मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं विवादास्पद रहीं, उतार चढ़ाव का दौर था। बिल्कुल। और अंत में ये सोचना लाजमी है कि सल्तनत का पतन क्या वो सिर्फ अंदरूनी झगड़ों, प्रशासनिक कमजोरियों का नतीजा था, जिसने बाबर जैसे भारी आक्रमणकारी को मौका दे दिया? हाँ, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरे सामाजिक आर्थिक कारण भी थे, जिन पर शायद इन किताबों से आगे जाकर सोचने की जरूरत है। ये एक अहम सवाल है।